क्या होता है सिविक्स, क्या होता है? जी देख के मत बताओ, वैसे ही बताना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर देख क्यों रहे थे? बैठिए। गवर्नमेंट क्या होता है? व्हाट इज गवर्नमेंट? Government is a system of government is a system of system made up of group of people that takes care or manages a country. कंट्री और ए प्लेस, कंट्री पे उसको लिमिट मत करो। गवर्नमेंट इज ए सिस्टम वेयर ग्रुप ऑफ पीपल विल मैनेज ए पर्टिकुलर प्लेस, एन इंस्टीट्यूशन और ए कंट्री और ए कंपनी। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशंस बना के किसी भी प्लेस को मैनेज करना इज गवर्नमेंट। ठीक है, बैठ जाइए। कितनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी? आगे रख लो, बैग को आगे रख लो। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी 3 2 कौन कौन सी? इनडायरेक्ट का दूसरा नाम? बैठ जाइए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वाई वी कॉल इट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? Because in indirect there is a group of people who elect representatives in the parliament and नहीं, सिंपल बोलो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज सम रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर दोज विल टेक डिसीजन ऑन आवर बिहाफ। Some representatives are there, as the name suggests, representative democracy means somebody is going to represent you. So in representative democracy, some representatives are there which are going to represent us in law making process. Fine, तो उसको हम बोल देंगे representative process democracy। बैठ जाइए। और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? What is politics? Politics is the activities which occur on the ground level. For Election, for the management of a country, for the governance or to make government. Fine, sit down. What is political science? The science which study politics. Simple, लिखा नहीं था आपने? हाँ, तो द साइंस विच स्टडी पॉलिटिक्स या और साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। बैठ जाइए। पार्लियामेंट, नहीं, पार्लियामेंट क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट? हमने लिखा था किन 3 चीज़ों से मिलके पार्लियामेंट बना है। नहीं, टीयर 1 आप तो गवर्नेंस बता रहे हैं। पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इज लोकसभा यानी लोअर हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल भी बोल देते हैं। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। वाई? क्यों बोलते होंगे हाउस ऑफ पीपल? क्योंकि डायरेक्टली एमपी जो इलेक्ट किए जाते हैं वो लोअर हाउस में किए जाते हैं। जो हम लोग एमपी इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पीपल्स हाउस भी बोल दिया जाता है या फिर लोअर हाउस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, बैठिए। जो राज्यसभा है, एज द नेम सजेस्ट, राज्यों की सभा, या इंडिया में जब जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। होते यहाँ पे भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनको कौन चुनते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में? मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हम एमएलए चुनते हैं, एमएलए बोलते हैं, वो चुनते हैं इनको, राज्यसभा के एमपीज को। इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। कौन सा हाउस?
अपर हाउस, इसको लोअर हाउस बोला जाता है, इसको हाउस ऑफ पीपल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में इसी को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं ब्रिटेन में इसको। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ये सारा पार्लियामेंट का जो सिस्टम हम लोगों ने लिया है, ये कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन हम लोगों पे रूल कर रहा था 1947 तक, तो मोस्ट ऑफ आवर सिस्टम वाज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में उसी को बोलते हैं, जो ये इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वो वहां की राज्यसभा होगी, कहाँ की राज्यसभा, ब्रिटेन की, ये हम पढ़ेंगे इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो वहां पे उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ पे बोलते हैं राज्यसभा, वहां पे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ पे बोलते हैं लोकसभा, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं एमपी को। ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया था कि लगभग 10 लाख लोगों पे एक पर्सन को चुना जाता है। कितने लोगों पे, 10 लाख लोगों पे एक एमपी को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम हम पढ़ेंगे अमेरिका का सिस्टम। अमेरिका में इसको बोलते हैं सेनेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं कांग्रेस। हमारे यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अमेरिका में वो लोअर हाउस को कांग्रेस बोलते हैं और अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं कंसेप्ट, ये चीज़ आप पढ़ोगे। हमारा राज्यसभा अपर हाउस, ब्रिटेन में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और अमेरिका में क्या बोलेंगे, सेनेट, SENAT, सेनेट। ठीक है, हमारे यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा मतलब लोअर हाउस, और हाउस ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं इसको, हाउस ऑफ पीपल, इसी को बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स। का मतलब क्या होगा, जो आम लोग हैं, वो मतलब है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, और अमेरिका में क्या बोलेंगे, कांग्रेस बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हम पढ़ेंगे। अमेरिका को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो हमेशा उसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे हर एक सिस्टम को, जो हमारे यहाँ चल रहा है और अमेरिका में चल रहा है। ब्रिटेन के साथ इसलिए कंपेयर करेंगे कि वो सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। जो हम लोगों का सिस्टम है गवर्नेंस का, जिसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, बोरो किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन और फ्रॉम सम अदर कंट्रीज। लेकिन उसमें मेजोरिटी जो बोरो किया है हम लोगों ने, जो बेसिक ढांचा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोरो किया है, वो हम लोगों ने ब्रिटेन से बोरो किया है। उसमें अलग अलग चीज़ों को फिर फिल किया है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो घर का दीवारें खड़ी की हैं, जो ढांचा बनाया है, वो ब्रिटेन से देख के बनाया है। उसमें अंदर की डिजाइनिंग जो की है वो अलग अलग जगह से की है, आप उसको ऐसे समझो। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा अपर हाउस, अपर हाउस इसलिए क्योंकि वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, होते वहाँ पे MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स कोई पूछ ले क्यों बोलते हैं लोकसभा को, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, कितने लोगों पे एक पर्सन को चुना जाता है, 10 लाख पे, 10 लाख पे एक पर्सन को चुना जाता है। ठीक है, क्या ये फिक्स है कि 10 लाख पे 10 लाख लोगों पे एक को चुना जाएगा? ये एक बार फिक्स किया गया था। ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, इसमें पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, इसमें पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। अगर आप फिलहाल का सिचुएशन देखोगे तो एग्जैक्टली 10 लाख पे से एक को नहीं चुना जाता। ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे तय हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है। ठीक है, लेकिन आज भी हमारे पास लोकसभा की सीटें वही 545 ही हैं। ठीक है, तो न्यू पार्लियामेंट जो हमारी बनी है
ठीक है, वो इसलिए बनाई गई है कि नंबर ऑफ एमपीज को बढ़ाया जाए, कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों पे एक पर्सन को चुना जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक ही पर्सन है जो उनके कंसर्न उठाएगा। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या होता है? सेल्फ रूल। सो का मतलब सेल्फ, रिन का मतलब रूल, सेल्फ रूल होता है। ठीक है, और स्टेट क्या होता है? फिक्स बाउंड्री और पॉपुलेशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम पीपल लिविंग देयर, और एक गवर्नेंस का सिस्टम होना चाहिए। और भी क्या था कुछ? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो प्लेस, तो उसको हम स्टेट बोल देंगे। नेशन क्या होता है? बिलीफ है नेशन एक। नेशन एक बिलीफ है, और मैंने बताया था नेशन की कोई बाउंड्री नहीं होती। बहुत सारे लोगों का अगर एक बिलीफ है तो हम उनको एक नेशन बोल देंगे। सो एक बिलीफ सिस्टम के बेस से बोलते हैं। और कंट्री वो होगी जो लैंडमास जिसके फिक्स बाउंड्री होती है, उसको हम कंट्री बोलेंगे। ठीक है, हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, हम लोगों ने डेमोक्रेसी देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। सुना है पहले कभी स्ट्रेटोक्रेसी क्या होता है? पिक्चर देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या होना चाहिए? देखो, क्रेसी तो रूल हो गया। क्रेसी तो क्या है? रूल। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। क्रेसी मीनिंग रूल। ठीक है, स्ट्रेटो जहां पे मिलिट्री का रूल हो, रूल बाय मिलिट्री। तो लिखो स्ट्रेटोक्रेसी मीन्स रूल बाय मिलिट्री। स्ट्रेटोक्रेसी मीन्स रूल बाय मिलिट्री। तो कुछ ऐसी कंट्री ध्यान में आ रही है जहां पे मिलिट्री का रूल हो सकता है? पाकिस्तान इनडायरेक्टली वहां पे मिलिट्री रूल करता है। और कोई कंट्री? हमारी एक नेबरिंग कंट्री और भी, वैसे तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं। नहीं, अफगानिस्तान में तो बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपरली मिलिट्री रूल नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे एक आइडियोलॉजी है जो वो रूल कर रही है। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या होता है मैंने बताया था आप लोगों को। आइडियोलॉजी आइडिया से आई है। आइडियोलॉजी मतलब आपका आइडिया क्या है, आपकी थॉट क्या है। उसी को फिलोसफी भी बोलते हैं, मैंने बताया था। फिलोसफी, आइडियोलॉजी बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो हम फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। जब मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ पर्सन ऐसे थे जिनकी आइडियोलॉजी ने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए हम उनकी स्पेसिफिक थॉट्स को पढ़ते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट को फिलोसफी पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही आज एक दो फिलोसफर को हम देखेंगे भी जो पॉलिटिकल साइंस में है। सो रूल बाय मिलिट्री, एग्जाम्पल लिख लो, पाकिस्तान और म्यांमार में भी है। रूल बाय मिलिट्री इज स्ट्रेटोक्रेसी। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नहीं, इस्लामाबाद। वेरी गुड। तो म्यांमार की भी बता दो। नेपिड्यू, NAYPYIDAW इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। ठीक है, ध्यान रखनी है, यहाँ पे दोनों जगह पे मिलिट्री रूल है। हम जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत बार आप एक वर्ड पढ़ोगे, देयर मिलिट्री कू, दिस इज कू। ये पढ़ा कू जाएगा, कूप नहीं पढ़ा जाएगा, कू, मिलिट्री कू। ठीक है, सो मिलिट्री कू आप बहुत बार पढ़ोगे कि अफ्रीकन किसी कंट्री में देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑफ मिलिट्री कू। ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में इफ देयर इज एन अटेम्प्ट ऑफ मिलिट्री कू, दैट मीन्स जो एक लिजिटिमेट गवर्नमेंट थी उस कंट्री में, उसको मिलिट्री फोर्सफुली ओवरटेक करने की कोशिश करता है। मिलिट्री कू का मतलब क्या है? जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है
इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, जो अभी फिलहाल है। जैसे अगर मैं बात करूं को इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में कौन सी है, तो एनडीए गवर्नमेंट है। इनकम्बेंट का मतलब प्रेजेंट में जो चीज़ है, ठीक है, या ऑन गोइंग जो है वो होता है इनकम्बेंट। तो वर्ड मीनिंग भी ध्यान रखना, इनकम्बेंट, ठीक है। बहुत बार नीचे ऊपर में हम ये पढ़ेंगे इनकम्बेंट गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, इनकम्बेंट गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। तो इनकम्बेंट का मतलब है ऑन गोइंग, या जो करंटली है, प्रेजेंटली है। तो कई बार क्या होगा, आपको मिलेगा कि देयर इज एन ट्राई ऑफ मिलिट्री कू। मिलिट्री कू का मतलब होगा दैट मिलिट्री विल ट्राई टू टेक ओवर एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट फोर्सफुली। मिलिट्री विल ट्राई टू टेक ओवर एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट फोर्सफुली। तो फोर्सफुली अगर मिलिट्री किसी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की कोशिश करती है, वो कर सकती है। रीजन बीइंग, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन कौन देता है, मिलिट्री देता है। अगर वो ही उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा तो वो कर सकता है, तो वो स्ट्रेटोक्रेसी हो गया, ठीक है। जैसे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो मिलिट्री है वो कंट्री की मिलिट्री नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। लेकिन चाइना में जो आर्मी है वो चाइनीज आर्मी नहीं है, वो जो वहाँ की पार्टी है, एक पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, उसकी आर्मी है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, चाइना में एक पार्टी है, जैसे इंडिया में पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, चाइना में एक ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट का मतलब हम समझेंगे आज कि कम्युनिस्ट वर्ड कहाँ से आया है। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, तो जो आर्मी है वो इस पार्टी की आर्मी है, चाइना कंट्री की आर्मी नहीं है। तो वो कंट्री के लिए लॉयल नहीं है, वो किसके लिए लॉयल है, पार्टी के लिए लॉयल है। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टी चेंज हो तो वो आर्मी फोर्सफुली कोशिश करे कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी आएगी या नई पार्टी आएगी उसको टेक ओवर करे, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं मिलिट्री कू, ठीक है। कू बोलेंगे, COUP साइलेंट है, कू, मिलिट्री कू, ठीक है। सो मिलिट्री कू वर्ड हमें कई बार मिलेगा। तो मिलिट्री कू को हम समझेंगे ये इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटोक्रेसी की रूल बाय द मिलिट्री। अभी फिलहाल हमारे नेबर में है पाकिस्तान में, कहने को वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन बैक एंड पे सब कुछ आर्मी कंट्रोल करता है कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, अनफेयर इलेक्शंस होते हैं, कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा, सो सारा कंट्रोल आर्मी का होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। ऐसा ही म्यांमार में भी है। म्यांमार में कुछ टाइम पहले तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोगों द्वारा चुनी गई, लेकिन लगभग 2018 में वहाँ पे मिलिट्री कू हो गया। मतलब जो मिलिट्री थे में के जो मेन पर्सन थे वो अब सत्ता पे काबिज हैं, वो हेड बन गए हैं कंट्री के फोर्सफुली, ठीक है। तो ये मिलिट्री कू वर्ड आप याद रखना, फाइन। स्ट्रेटोक्रेसी हो गया। नेक्स्ट है मोनार्की। क्या होता है मोनार्की? रूल बाय किंग और क्वीन। जरूरी नहीं है किंग और क्वीन का भी हो सकता है। रूल बाय किंग और क्वीन इज मोनार्की, ठीक है। तो मोनार्कियल सिस्टम पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी रेयरली किसी कंट्री में मोनार्कियल सिस्टम है। अगर है भी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कौन सी मोनार्की है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन में, अगर ब्रिटेन पूछोगे तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया रिपब्लिक है। इंडिया ओके, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हाँ, आज वो तो इंडिपेंडेंस होती है। रिपब्लिक बताओ, कौन बताएगा? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम, कब करते हैं?
26 जन क्यों करते हैं? देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक बात है, लिखा नहीं गया था, लिखा गया था 26 नवंबर तक। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लेकिन उसको लागू किया गया था, इनेक्ट, लागू करना मतलब था इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी से। उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो, अभी मैंने कहा कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब ब्रिटेन में क्या सिस्टम चलता है कि ऊपर क्वीन या किंग होगा, उसके नीचे पार्लियामेंट काम करेगी, ठीक है, और एक प्राइम मिनिस्टर होगा। ये सिस्टम है ब्रिटेन में। ये चीज अभी भी चल रही है वहां पे, किंग और क्वीन अभी भी होते हैं। लेकिन जो ये किंग और क्वीन हैं, ये अपनी कोई बात फोर्सफुली नहीं मनवा सकते जैसे पहले किंग और क्वीन होते थे। ये किंग और क्वीन भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कंट्री के, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि जहां पे किंग और क्वीन तो हैं हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ कंट्री है किंग और क्वीन, बट दे फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपनी बात फोर्सफुली नहीं मनवाते, वो किसको फॉलो करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। इस चीज को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। अब इंडिया में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द कंट्री जो प्रेसिडेंट है इंडिया में, ठीक है, कौन है प्रेसिडेंट अभी? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। उनके बारे में खास बात क्या है? फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, ट्राइबल मेंबर से आए हैं, ठीक है। ट्राइबल्स वो होते हैं जो लोग ट्रेडिशनली रह रहे हैं, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाया अभी तक। क्या होते हैं ट्राइबल? जो ट्रेडिशनली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके रहते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन को उन्होंने नहीं अपनाया है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक रिलेटिव फिनोमिना है जो टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। आप कल जितने मॉडर्न थे आज उससे ज़्यादा हो, कल उससे ज़्यादा होगे, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं रिलेटिव, जो टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है। तो ट्राइबल्स वो ग्रुप्स हैं इंडिया में जो ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करके आज के टाइम पे रहते हैं। तो सी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल पहली ट्राइबल ग्रुप से आई हुई प्रेसिडेंट है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? ये चीजें आप लिख भी लो साथ साथ में। द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जो हम पेपर देने जाएंगे ना एंट्रेंस एग्जाम का, वहां यही चीजें पूछेंगे वो आप लोगों से। और पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिसेस प्रतिभा पाटिल, मिसेस प्रतिभा पाटिल, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मिस इंदिरा गांधी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? मिसिस सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद किसी भी स्टेट की, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी किसी भी इंडियन स्टेट की? मिसिज सुचिता कृपलानी,
शी वॉज द फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ एनी इंडियन स्टेट। उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, ओके, चलो, तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझ में आ गई। बात अटकी हुई थी किस पे? रिपब्लिक पे, जो कि आप लोग कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हो। रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। लिखो रिपब्लिक का मीनिंग। वेयर द हेड ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक इज ए सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक इज ए सिस्टम वेयर हेड ऑफ द कंट्री is the elected one, is the elected one, चुना हुआ हो, उसको बोलते हैं रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, अब समझ में आ गया इंडिया को रिपब्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कैसे चुना गया है? लोगों के द्वारा चुना गया है। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, लेकिन फिर भी उसको चुना गया, इलेक्ट किया गया है। वो नॉमिनेटेड नहीं है, जैसे ब्रिटेन में है कि राजा फिर उसकी वाइफ, वो दोनों नहीं तो उनका बेटा या बेटी। तो ये हो गया नॉमिनेटेड सिस्टम, कि आपने नॉमिनेट कर दिया कि मेरे बाद ये किंग या क्वीन बनेगा। ब्रिटेन में वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक सिस्टम, देखो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, मोनार्की, रूल ऑफ किंग और क्वीन, कि डायरेक्ट किंग और क्वीन की चलेगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन है भी तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हैं। कौन बड़ा है? किंग और क्वीन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किंग और क्वीन तो होंगे लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं है, मतलब वो वही बात फॉलो करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, और तीसरा सिस्टम हमने पढ़ा रिपब्लिक सिस्टम, ए सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्टेड वन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? इस पर्सन को समझते हैं कौन है ये? अडोल्फ हिटलर। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम जो हम देंगे, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। कहाँ पे रूल करते थे ये? जर्मनी में। ठीक है, अडोल्फ हिटलर। सो टोटलिटेरियन क्या होना चाहिए? काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियन में थोड़ा सा फर्क है। टोटलिटेरियन का मतलब होता है वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी का रूल चल रहा है, टोटलिटेरियन। एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, लिख लो एग्जाम्पल, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप है, उस पे आते हैं। वह पार्टी नहीं है, वह पर्सन है, यहाँ पार्टी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन चेंज हो रहा है, प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है चाइना में। तो ये कह रहे हैं एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया, किम उन जोंग, वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो परमानेंट है, जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, जो फिलहाल प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनसे पहले वाले प्रेसिडेंट अलग थे, उनसे पहले वाले अलग थे, उनसे पहले वाले अलग थे, और ये एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है फैमिली में। चाइना में एक पार्टी का रूल है, वो पार्टी तय करती है कौन प्रेसिडेंट बनेगा, फिर वो पार्टी दूसरे को प्रेसिडेंट बना देती है। तो रूल किसका है? पार्टी का। लेकिन नॉर्थ कोरिया में फैमिली का रूल है। ठीक है, तो ब्लड डिसेंट में फादर, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो वहाँ पे एक पर्सन का रूल है। वो ये जो बोल रहे थे वो होगा डिक्टेटरशिप। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम होता है ऑटोक्रेसी। इसमें लिखो डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी का मतलब है रूल बाय वन पर्सन और वन फैमिली। रूल बाय वन पर्सन और वन फैमिली।
ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना नॉर्थ कोरिया। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी। फर्क समझ में आ गया? टोटलिटेरियन एक पार्टी का रूल होगा, एग्जाम्पल देके समझाओगे चाइना हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देके हम रसिया को भी समझा सकते हैं, रसिया में भी एक पार्टी का रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अभी व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है उनके पहले उनके फादर प्रेसिडेंट नहीं थे, कोई और प्रेसिडेंट था, तो वहाँ पे भी एक पार्टी का रूल। हाँ, अब वो डिक्टेटर बन गए हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को हम तब मानेंगे जब आगे उनकी फैमिली में से ही कोई कंटिन्यू करे। डिक्टेटर है वो, अभी डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, अभी वो उनका ही रूल है, ठीक है। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन का रूल हो, वो किंग या क्वीन नहीं था लेकिन फिर भी उसने अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया और उसी का कॉन्स्टिट्यूशन उसके द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। जब एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बना के चल रही है तो वो टोटलिटेरियन है, ठीक है। सो चाइना टोटलिटेरियन हो गया, ठीक है। हालांकि बोलते तो ये भी है कि शी जिनपिंग जो है वो भी डिक्टेटर है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में कोई पर्सन इतना स्ट्रोंग हो जाए कि वो डिक्टेटर बन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, ठीक है। तो हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, बीइंग ए साइंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि टोटलिटेरियन क्या होता है और डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी क्या होती है, रूल बाय वन पर्सन। तो कोई पूछे कि क्या टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ऑटोक्रेसी टोटलिटेरियन में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय फ्यू, रूल बाय फ्यू। कुछ ही लोगों का रूल चले किसी कंट्री में, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ओलिगार्की इज ए टाइप ऑफ टोटलिटेरियन और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट? ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। डिक्टेटरशिप में भी तो ये है कि एक पर्सन का रूल है और टोटलिटेरियन में कुछ पर्सन्स का रूल है पार्टी में, ठीक है। तो ओलिगार्की इज ए टाइप ऑफ टोटलिटेरियन और डिक्टेटरशिप जहाँ पे कुछ ही लोगों का रूल होता है। जैसे नॉर्मली कहने को तो इंडिया में भी बोल देते हैं कि आज के टाइम पे दो ही लोगों का रूल चलता है इंडिया में, ठीक है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कि ये दो चाह रहे हैं वही चीज़ें हो रही हैं। तो उसी सिस्टम को बोलते हैं ओलिगार्की, जहाँ पे कुछ लोग इतने पावरफुल हो जाएं गवर्नमेंट में, सिर्फ उनका ही रूल चले हर चीज़ में, तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू, ठीक है। थियोक्रेसी, थियो मतलब गॉड, क्रेसी मतलब रूल। तो अब ये क्या पॉसिबल है कि गॉड का रूल हो? पॉसिबल है? मतलब गॉड का रूल तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव रूल कर सकते हैं। कुछ लोग ये बताएं दैट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव सेंट बाय द गॉड, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम चलता है कुछ कंट्रीज में, जैसे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, वहाँ पे थियोक्रेसी है, मतलब वहाँ पे जो पोप है वो रूल करता है, उसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन चलती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेना, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। सर दो कोप में कंफ्यूज, एक तो जो आपने मिलिट्री कोप बताया, मिलिट्री कू, नॉट कोप, मिलिट्री कू। कोप तो वो थी ना, वो कोप COP कह रहे हो आप, वो कोप है, और हमने बात की है मिलिट्री कू। तो इसमें जो इसमें कौन सा कोप? किसमें? रूल बाय द गॉड हो गया ना ये तो, इसमें तो मैंने कोप या कू बोला ही नहीं। दिस इज अ रूल बाय गॉड, इसको डेफिनेशन में लिखेंगे रूल बाय द गॉड इज थियोक्रेसी। लेकिन गॉड तो रूल कर नहीं सकता। कोप नहीं कह रहा था मैं, पोप कह रहा था, पोप, POP, पोप। इनको पोप बोलते हैं, पादरी जो होते हैं, ठीक है। तो पोप जो है वो रूल करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे ट्रेडिशंस फॉलो होंगे, क्या होगा। तो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है कहाँ पे? यूरोप में है, ये यूरोपियन कंट्री है और इटली कंट्री के अंदर ही लाई करती है।
ठीक है, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि किस कंट्री में है ये, तो इटली में ही अनदर कंट्री है ये, मतलब इटली इसको सराउंडिंग करती है चारों तरफ से। ठीक है, तो इटली में है ये, और कहाँ पे है? यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इटली की कैपिटल क्या है? रोम, ROME, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। ठीक है, तो यहां से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स भी देखेंगे हम। थियोक्रेसी है तो एक वर्ड होता है थीस्ट, सुना है? थीस्ट, एथीस्ट, आस्तिक, नास्तिक। तो लिखो थीस्ट, पीपल हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। थीस्ट क्या होता है? पीपल हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान एग्जिस्ट करता है इस बात को मानते हैं, उनको बोलते हैं थीस्ट। ठीक है, और फिर एथिस्ट क्या हो गए? पीपल हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उन लोगों का ये मानना है। ठीक है, एक तीसरे टाइप के भी होते हैं, एग्नोस्टिक, एंड मोस्ट ऑफ अस फॉल इन दिस कैटेगरी, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि भगवान है, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब नॉर्मल लाइफ होता है लगता है नहीं है, या हमारी बात फुलफिल नहीं होता हमें लगता है नहीं है। सो क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक, पीपल हु आर डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। पीपल हु आर, नहीं होंगे, कभी लगता है होंगे, कभी लगता है नहीं होंगे। पीपल हु आर डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, तो एग्नोस्टिक सिंपल डाउटफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्नोस्टिक को जनरली हम किसी वर्ड में भी यूज कर सकते हैं कि आई एम स्लाइटली एग्नोस्टिक अबाउट योर आइडिया, वेदर इट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ऐसा कोई बोल रहा है तो मतलब वो डाउटफुल के सेंस में उसको यूज कर रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड होता है पॉलीथीस्ट, मतलब वी इंडियंस आर पॉलीथीस्ट, हम बहुत सारे भगवान में बिलीव रखते हैं, और कई तो ऐसे पसंद होते हैं कई रिलीजन्स में भी बिलीव रखते हैं। ठीक है, और एक होता है, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, मोनोथीस्ट, हु बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, हु बिलीव इन ओनली इन वन गॉड। जो एक भगवान में बिलीव रखते हैं मोनोथीस्ट, मल्टीपल में रखते हैं पॉलीथीस्ट। क्या हुआ? ठीक है, तो ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी की तरह भी याद रखनी है आपको, ये थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक, पॉलीथीस्ट, मोनोथीस्ट। चलिए नेक्स्ट, अरिस्टोक्रेसी। लिखो गवर्नमेंट बाय द नोबेल या रूल। अरिस्टो का मतलब होता है नोबेल। नोबेल बोल लो या जो रॉयल लोग होते हैं, जो किंग और क्वीन तो नहीं है लेकिन उनसे जस्ट नीचे हैं, कुछ नोबल पर्सन हैं जो रॉयल पर्सन है, अगर उनका रूल है तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हाईएस्ट क्लास इन ए सर्टेन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की रिच क्लास जो होती है उसको बोलते हैं नोबेल क्लास। तो नोबेल के ब्रैकेट में रिच भी लिख सकते हो, आज के टाइम पे अगर उसको समझें, या पहले के टाइम के अकॉर्डिंग भी जो रिच क्लास होती है उसको बोलते हैं। टिपिकली कंप्राइजिंग ऑफ पीपल ऑफ नोबेल बर्थ होल्डिंग हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब होता है बाय बर्थ, जिनके पास बाय बर्थ कोई टाइटल हो या कोई ऑफिस हो, कि बाय बर्थ होने की वजह से उनके पास कोई टाइटल या ऑफिस मिल जाए। जैसे कई बार राहुल गांधी के बारे में बोला जाता है कि वो हेरिडिटरी बाय बर्थ
उसको इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, ठीक है, कि वो एक रिच फैमिली से या एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं नोबेल। जो रिच पर्सन होते हैं अगर उनका रूल है तो होता है नोबेल, ठीक है, मतलब बोल सकते हो उसके केस में, ठीक है, लेकिन उसको उनके लिए हम मोर अप्रोप्रिएटली वर्ड यूज करेंगे। जो मोर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा कैपिटलिस्ट क्लास। उसको पढ़ेंगे आगे में कैपिटलिस्ट क्लास क्या होती है, क्योंकि वो बाय बर्थ नहीं थे, वो उन्होंने तो उस चीज़ को बनाया है। हाँ, उनके लिए बोल सकते हो आप कि उनके पास वो लेगेसी है, वो उनके पास हेरिडिटरी है वो रिचनेस। डन। ऐसी ही एक चीज के लिए आप लोग भी प्रिपेयर करोगे, ब्यूरोक्रेसी। सुना है ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? सुना है ये वर्ड? ब्यूरो होता है ऐसे टेबल, क्रेसी मतलब रूल। तो जो टेबल पे बैठ के रूल करता है वो होता है ब्यूरोक्रेट। मतलब जो ये IAS IPS ऑफिसर हैं तो टेबल पे बैठ के रूल करते हैं, ठीक है, तो होता है रूल बाय द ऑफिसर। ऑफिसर्स लिख सकते हो या ऑफिशियल्स लिख सकते हो, या रूल ऑन द टेबल। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है रूल बाय द टेबल। लेकिन टेबल तो रूल कर नहीं सकती, जैसे थियोक्रेसी हमने पढ़ा था, तो गॉड तो रूल कर नहीं सकता, ठीक है, तो रूल कौन करेगा? गॉड के बिहाफ पे कोई करेगा, तो उस टेबल पे बैठने वाला रूल करेगा, तो उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट। तो हाँ, ऑब्वियस ही बात है, अगर गवर्नमेंट है कहीं पे तो गवर्नमेंट के अंडर में, और गवर्नमेंट नहीं है तो उनका खुद का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हर एक जगह पे होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होगा। ब्यूरोक्रेसी के बिना ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं हो सकती, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी हो गया रूल बाय द ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है क्लिप्टोक्रेसी, रूल बाय थीव्स। रूल बाय थीव्स, चोरों का रूल। ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा कि गवर्नमेंट में बैठे लोग चोर हैं। चोर मतलब कि वो लोग पब्लिक रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। पब्लिक रिसोर्सेज का मतलब है कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि अपने रिलेटिव को कोई टेंडर दे दिया, ठीक है, ये चीज कि पब्लिक रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं उसको। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट में है या कहीं पे ऐसी गवर्नमेंट है तो उसको बोलते हैं क्लिप्टोक्रेसी। अब आप कहोगे ऐसी गवर्नमेंट तो हर जगह पे है, तो हर जगह गवर्नमेंट ऐसी होती हैं, तो वो क्लिप्टोक्रेसी है, मतलब वो करप्ट गवर्नमेंट बोल सकते हो आप उसको एक तरह से, ठीक है। तो डायरेक्ट थीव्स तो हो नहीं सकते, लेकिन वो थीव्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पब्लिक रिसोर्सेज को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट और स्टेट इन विच दोज इन द पावर, पावर की जगह पे अप्रोप्रिएट वर्ड बोलेंगे अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में है, एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज एंड स्टील, रूल बाय थीव और थीव्स, ठीक है। एक्सप्लॉइट करना होता है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जितना नीड है उससे ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं टू मेक मनी, ठीक है, तो होता है एक्सप्लॉइट करना किसी चीज को, ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम अगर कहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं क्लिप्टोक्रेसी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइप की क्रेसी ही एक जगह पे होगी। तो डेमोक्रेसी जहां होगी वहां क्लिप्टोक्रेसी भी हो सकती है, वहां अरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है, वहां पे ओलिगार्की भी हो सकता है, ठीक है। ओलिगार्की मतलब रूल बाय फ्यू, हो सकता है डेमोक्रेसी में ऐसा, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी रूल बाय द नोबल्स, तो हो सकता है गवर्नमेंट में टॉप में कुछ बैठे हुए ऐसे जो रूल कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिस्टम मल्टीपल हो सकते हैं, एक जगह पे मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं, क्लियर है। चलो एक बार रिवाइज करो इन सबको, फिर नेक्स्ट टर्म्स पढ़ेंगे हम, जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो एक बार, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे।
सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। आज वाला उत्तर अभी जो लिखवा है, एक क्राइसिस देखो एक बार, कोई डाउट है किसी को कहीं पे पूछो। रूल बाय फ्यू बताया था मैंने, जैसे इंडिया में बोला जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार चल रही है तो वो ओलिगार्की है। तो कहीं पे भी बोल सकते हो, इस किसी भी कंट्री में इसको, जहाँ पे लगे कि कुछ ही लोगों की गवर्नमेंट चल रही है, वो ओलिगार्की सिस्टम है। मतलब एज सच आप पूछोगे कि कोई गवर्नमेंट ओलिगार्किक है क्या, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में तो या तो डेमोक्रेसी होगी या फिर डिक्टेटरशिप होगी या टोटलिटेरियन होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दो ही सिस्टम रन हो सकते हैं। लेकिन इन सिस्टम्स में कुछ और सिस्टम विद इन दो सिस्टम हो सकते हैं, वो ये सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं कि टोटलिटेरियन के अंदर जैसे ऑटोक्रेसी हो सकती है, वहीं पे ओलिगार्की हो सकती है। हो सकता है कि डिक्टेटरशिप ना हो, ओलिगार्की हो, एक पर्सन दिख रहा हो हमें लेकिन 2-3 का रूल हो, ठीक है, 2-3 उसके मेन उसके साथ हों, 2-3 और जिनका रूल हो, तो वो ओलिगार्की होगी। या उसके साथ कुछ नोबेल पर्सन है, एक पर्सन रूल कर रहा है किसी कंट्री में, और आज के टाइम में तो ये पॉसिबल भी है कि कोई पर्सन है वो रूल कर रहा है और विद द हेल्प ऑफ रिच पर्सन वो रूल कर रहा है, तो अरिस्टोक्रेसी हो गया। ये तो बहुत कॉमन है, इसको तो इंडिया में भी हम देख सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि कैपिटलिस्ट क्लास की हेल्प से रूल करना, वो भी हम समझेंगे, तो उसको भी अरिस्टोक्रेसी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम ओलिगार्की भी बोल सकते हैं। जो बोलते हैं कि इंडिया में तो अडानी और अंबानी का रूल है, ठीक है, तो दैट इज ओलिगार्की, दैट इज ऑल्सो अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कैपिटलिज्म। तो ये चीज़ें जैसे आप वर्ड के मीनिंग समझोगे तो उनको एक चीज़ पे इंप्लीमेंट करो मत करो, वो मल्टीपल जगह इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जन तो नेक्स्ट हम 3 वर्ड पढ़ेंगे, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। इज्म मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या होता है, फिलोसफी होती है। तो मतलब ये भी एक फिलोसफी है, ये भी एक फिलोसफी है और ये भी एक फिलोसफी है। मतलब ये तीनों कभी किसी पर्सन ने सोचा होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, उसकी फिलोसफी इंप्लीमेंट हो गई, ठीक है। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट गवर्नमेंट। सोशलिज्म क्या हो गया, सोशलिज्म इज ए फिलोसफी वेयर ए गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, लिख लो। इट इज ए फिलोसफी और आइडियोलॉजी भी बोल सकते हो। तो इन वर्ड्स को मैं इसलिए इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ कि आप लोग इनमें कंफ्यूज ना हो, कि इसको आइडियोलॉजी भी बोल सकते हो आप और इसको आप फिलोसफी भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ है। इट इज ए फिलोसफी और आइडियोलॉजी वेयर द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और बेटर वे में समझते हैं, आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो वहां पे आप लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, किसी को याद होंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नहीं 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 नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं उस चीज को जो प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ भी प्रोड्यूस करना है आपको, यू वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, वेरी गुड, लैंड वन, एनीथिंग यू वांट टू प्रोड्यूस, तो आपको कुछ फैक्टर्स चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल और 3 हो गई, लैंड,
लेबर, कैपिटल, जो आप कह रहे हो रॉ मटेरियल, वो यहीं से तो आएगा, लैंड से, Water resources. वो भी लैंड से आएंगे। एक और पढ़ा था, वो भी हम लोग यूज कर लेंगे, वो भी हम उसी से यूज कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोगों को एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन तो कोई गुड है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस, दो चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब टेंजेबल है जो चीज़, फिजिकल, जो हमने कल बात की थी, वर्ल्ड, जो चीज़ों को आप फील कर सकते हो, वो गुड्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है, यू कैन नॉट फील इट, ठीक है। पार्किंग स्पेस एक सर्विस है, आप उसको फील नहीं कर सकते पार्किंग स्पेस को। होटल इंडस्ट्री सर्विस है, ठीक है। होटल को तो फील कर सकते हो, लेकिन जो इंडस्ट्री सर्विस दे रही है वो उसको आप फील नहीं कर सकते। तो होटल इंडस्ट्री, तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो गुड्स होते हैं या फिर सर्विस होते हैं। देखो लैंड है, लेबर, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए, वहीं से रॉ मटेरियल मिल जाएगा हमें। उसके लिए लेबर चाहिए जो उस चीज़ को बनाएगी, उस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, और उस चीज़ के लिए एक पर्सन का दिमाग भी चाहिए जो ये सारी चीज़ें करेगा, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जब तक ये चार चीज़ नहीं होंगी आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उस प्रोडक्शन का कोई आइडिया भी तो देगा ना कोई पर्सन, कि वो चीज़ कैसे प्रोड्यूस होगी। तो हमें एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, कोई प्रोड्यूस करने वाला होगा ही नहीं तो ये चीज़ें इकट्ठा कौन करेगा, ठीक है। तो हम इन चार को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ये सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बेस पे होता है। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है सोसाइटी में। अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, तो वो सोशलिस्ट सिस्टम है या सोशलिज्म उसको बोलेंगे। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनर अगर प्राइवेट लोगों के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो उसको कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं या कैपिटलिज्म बोलते हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनर कम्युनिटी के पास है, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो वो कम्युनिज्म। तो ये जो तीन सिस्टम हैं, हम बोलते हैं कि अमेरिका इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। तो आपको किसी को समझाना हो कि अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री क्यों है, क्योंकि वहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट लोगों के पास है, ठीक है। इंडिया में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि गवर्नमेंट के पास कैसी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास कैसे है, तो जो भी आप इंडिया में प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, वो चीज़ कितना प्रोड्यूस करोगे, क्या प्रोड्यूस करोगे, कितने प्राइस पे सेल करोगे, ये सारा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के पास है। आप अपनी मर्जी से इंडिया में कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से। कल को आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ इट टू बी प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस इट वुड बी सेल, ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। तो वो सोशलिस्ट सिस्टम है। समझ में आ गया। यही सारा सिस्टम अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ इट टू बी प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस इट वुड बी सेल, तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। यहाँ आप एक पानी की बोतल को सेल करोगे तो MRP लिखा होता है। MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अमेरिका में जाओगे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां पे आप डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हो। एक दुकान पे उसी बोतल का प्राइस अलग मिलेगा, दूसरी पे अलग मिलेगा, सेम ब्रांड।
क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती ही नहीं है उस चीज़ को कि कितने पे सेल करना है, इसलिए उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम। हाँ, तो डिमांड एंड सप्लाई है। अगर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी ज़्यादा है, तो वो सस्ती बिकेगी। चीज़ एक है, खरीदने वाले 5 हैं, महंगी बिकेगी। चीज़ 10 हैं, खरीदने वाले 5 हैं, सस्ती बिकेगी। तो उसको बोलते हैं डिमांड और सप्लाई। क्या बोलेंगे? डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो चीज़ महंगी बिकेगी, कॉस्टली होगी। और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वो चीज़ सस्ती बिकेगी। और दोनों चीज़ इक्वल हैं, डिमांड भी उतनी है, सप्लाई भी उतनी है, तो उसका एक मीडियम प्राइस रहेगा। ठीक है। एक पेन है, खरीदने वाले 10 हैं, तो वो भी ऐसा है कि 10%, पहला कहेगा मैं 2 में खरीदूंगा, दूसरा कहेगा मैं 4 में खरीदूंगा, तीसरा कहेगा मैं 8 में खरीदूंगा। क्योंकि पेन, ये मानो कि पेन उनकी रिक्वायरमेंट, उनको चाहिए। पेन को आप समझो खाना है, खाना एक ही पर्सन का है, खाने वाले 10 हैं, 10 को खाना चाहिए। तो डिमांड कितनी है? 10, सप्लाई कितनी है? 1। ठीक है, तो वो खाना महंगा बिकेगा। खाने की प्लेट 10 है, खाने वाला 1 है, 10% सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो भी ऐसा सब सोचेंगे कि 1% को बेचना है, लेने वाला एक ही है, तो कोशिश करेंगे कि सस्ते से सस्ता दे। तो वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, उसको बोलते हैं मार्केट कंट्रोल करती है प्राइस को। क्या कंट्रोल करती है? मार्केट। तो जब आप आगे से ये वर्ड सुनो कि मार्केट इज कंट्रोलिंग द प्राइस, तो मतलब इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई देखी जाएगी। क्या देखा जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई। और ये चीज़ कहाँ देखी जाएगी? कहाँ देखी जाएगी? बोलो कहाँ? जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है एमआरपी को। ठीक है, और ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो जो हम सुनते हैं कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो कैपिटलिस्ट कंट्री वो है जहाँ पे जो कुछ भी प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, किस प्राइस पे सेल होगा, ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। और जहाँ ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, वो सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, और ये चीज़ अगर कम्युनिटी ओन करती हो, एक कम्युनिटी के पास ये कंट्रोल हो, तो वो कम्युनिज्म है। ठीक है, इसीलिए ये कम्युनिज्म की फिलोसफी कहने को है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती कहीं भी। हम बोलते हैं चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कम्युनिटी डिसाइड करे। अब चाइना में 140 करोड़ लोग हैं, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ कितने की बिकेगी? तो उनको कौन चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए उनको। और जब चीज़ गवर्नमेंट के पास आ गई तो वो सोशलिस्ट सिस्टम हो गया, वो कम्युनिस्ट नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ गया तीनों सिस्टम? सो लिखो, पहले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फिर लिखो इन तीनों डेफिनेशन। सोशलिज्म लिखा था आप लोगों ने, तो सोशलिज्म की एक डेफिनेशन तो क्या लिखी हमने? इट इज आइडियोलॉजी वेयर गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, उसी के साथ लिख लो इन सोशलिज्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन बाय both public and private. Factor of production will be owned by both public and private. लिख लिया? प्राइवेट। अब पहले समझो इसको, देखो ऊपर देख के समझो लिखा क्या आप लोगों ने। मैंने लिखवाया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों द्वारा ओन होंगे, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मान लिया आपके पास एक ज़मीन है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहाँ पे कोई भी फैक्ट्री लगा लो बिना गवर्नमेंट के पूछें, ऐसा है? नहीं है। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट, आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि आप क्या बनाओगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ज़मीन है और आप कहोगे कल को मैं वहाँ पे ओपीएम ग्रो करूँगा, तो उसके लिए आपको कुछ लाइसेंस चाहिए, या मैं वहाँ पे कार फैक्ट्री लगाऊँगा, लाइसेंस चाहिए। ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। घर भी बनाते हो अपनी मर्जी से तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, आर्किटेक्ट डिजाइन चाहिए, समझ रहे हो? तो हर चीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इंडिया में।
तो वो एक कौन सा सिस्टम है? सोशलिस्ट सिस्टम है। सर अगर कोई प्राइवेट प्लेस में ग्रोसरी शॉप खोलना हो तब भी हाँ, वो प्राइवेट जो स्पेस है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आप वहाँ ग्रोसरी शॉप खोल ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी आप लोगों को पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता लगेंगे। ठीक है, पहले उस एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट से परमिशन लेके कमर्शियल में कन्वर्ट कराना पड़ता है। और सर ये जो स्टॉल लगाए रहते हैं वो देखो, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ऐसी हैं जो अनरेगुलेटेड चल रही हैं, उन पर रेगुलेशन नहीं करता गवर्नमेंट जानबूझ के। अगर गवर्नमेंट करने लगे तो वो इलीगल है सारा का सारा। ठीक है, तो इंडिया में अभी इसे सोशलिज्म के नीचे लिखो, जहां पे ये अभी लिखा है, इन ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट, इन ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट there would be control on each and everything, that is को ऐसे लिखना, that is लिख लेना, या फिर that there will be control on each and everything, that is what will be produced, comma, how much of it will be produced, and at what price it would be sold, will be controlled by the government, तो ये हो गया सोशलिस्ट सिस्टम या सोशलिज्म। समझ में आ गया? मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, ओनरशिप दोनों की होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक की ओनरशिप भी होगी और प्राइवेट ओनरशिप भी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ओनरशिप को पब्लिक ओनरशिप क्यों बोलते हैं? जैसे बैंक है तो पब्लिक बैंक क्यों बोलते हैं? हाँ, प्राइवेट भी पब्लिक के लिए ही बना है, प्राइवेट में भी तो पब्लिक जा रही है। प्राइवेट ही है कि किसी ने अपनी तरफ से खोल रखा है कोई बैंक। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 100% ओनरशिप होती है, एक कि 100% की एक ओनरशिप है। अगर वो ओनरशिप 50% से ज़्यादा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 50% से ज़्यादा ओनरशिप अगर गवर्नमेंट की है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक, कि वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक है। किसी बैंक को पब्लिक इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें 50% से ज़्यादा ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। प्राइवेट ओनरशिप भी हो सकती है उसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का ही ओन हो। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट द्वारा ओन है 50% से ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक। ठीक है, नहीं है, अगर 50% से कम ओन है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है पब्लिक का और प्राइवेट का। जब किसी को पब्लिक बोल रहे हो, किसी कंपनी को भी पब्लिक बोल रहे हो, तो आप समझ जाओ, जब कोई बोल रहा है कि एक पब्लिक कंपनी है तो आप समझ जाओ कि इसकी 50% से ज़्यादा ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, इसलिए इसको पब्लिक कंपनी बोल रहे हैं। 50% से ज़्यादा कितना भी हो सकता है 100% भी हो, लेकिन 50 से ज़्यादा है। हो सकता है सिर्फ 50.1 ही हो, लेकिन 50 से ज़्यादा है तो उसको पब्लिक बोलेंगे। सर जैसे किसी गवर्नमेंट ने कुछ भी खोला तो गवर्नमेंट उसकी शेयर प्रोवाइड करती है किसी को? हाँ, करती है, ऑब्वियस है। शेयर मार्केट में वो चीज़ होती है, वो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे। बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं जिनके आप शेयर बाई कर सकते हो, लेकिन 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक। 50% से ज़्यादा दे दिया तो प्राइवेट। ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता। ओनरशिप इक्वल होगी तो फिर उसको सेमी गवर्नमेंट बोल देंगे हम। अगर ऐसा 50-50% वाला सिस्टम है तो सेमी गवर्नमेंट बोल देंगे। जनरली होता नहीं है वो कि भी 50% है गवर्नमेंट का, 50% प्राइवेट है, तो सेमी बोल देंगे। सेमी प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है। सेमी का मतलब होता है हाफ,
SSR मॉडल स्कूल ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट ओन है, वो गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक ट्रस्ट चलाती है, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन के अंडर फंडिंग सारी गवर्नमेंट से ही आती है। वहाँ सर फिर तो प्राइवेट या कुछ भी उस पे स्कूल वगैरह सब पे लगता है। हर चीज़ पे होगा ना। प्राइवेट स्कूल का मतलब है कि ओनरशिप 50% से ज़्यादा किसी इंडिविजुअल की है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की। अगर पब्लिक स्कूल है तो 50% से ज़्यादा जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की, ठीक है। अब लिखो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म लिखो। इट इज ए फिलोसफी और आइडियोलॉजी, इट इज ए फिलोसफी और आइडियोलॉजी where the factor of production, where the factor of production are owned by, where the factor of production are owned by an individual or group of individual, an individual or group of individual, तो उसको हम बोल देंगे वो क्या है, कैपिटलिज्म। फिर फर्दर आगे लिखो, इसमें वही चीज़ लिखनी है आपको, खुद ही लिखो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिज्म, दैट इज व्हाट विल बी प्रोड्यूस, हाउ मच of it will be produced and at what price it would be sell. There would be no control of the government, or there would be a limited control, जो बहुत कम कंट्रोल होगा। ठीक है, आप लोगों ने लिखा है ना इससे पहले, तो उसी चीज़ को लिखना है कि जो क्या हम बना सकते हैं, कितना बनाएंगे और किस प्राइस पे सेल करेंगे, उस पे ईदर गवर्नमेंट विल हैव नो कंट्रोल एट ऑल or will have very limited control. Government, what will be produced, how much of it will be produced, at what price it would be sold. Government will have no control at all or will have a very limited control. तो उसको हम बोल देंगे कैपिटलिस्ट सिस्टम है। डन। नेक्स्ट लिखो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में लिखो, कम्युनिज्म के सामने इट इज एन आइडियोलॉजी, इट इज एन आइडियोलॉजी which says there would be no private property. कम्युनिज्म एक फिलोसफी है जो बोलती है कि देयर वुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, एवरी रिसोर्स in a country will be owned by all the people living in that country. ठीक है, इसे आगे लिखेंगे, दे ऑल विल contribute as per their skills in the
overall production and will take out as per their need, as per their basic need from the final output. पढ़ो इसको, क्या लिखा ये कि कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी आइडियोलॉजी थी एक पर्सन की, उस पर्सन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जिसने बोला कि प्राइवेट ओनरशिप होगी नहीं, आपका घर मेरा घर कुछ नहीं है, सबका घर है, सबकी ज़मीन है, ठीक है। जो भी प्रोड्यूस करेंगे सब मिलके प्रोड्यूस करेंगे। आपको आपके अंदर एक स्किल है, आप वो यूज़ करोगे, मेरे अंदर जो स्किल होगी मैं वो यूज़ करूँगा, सब मिलके प्रोड्यूस करेंगे, और जो भी प्रोड्यूस होगा, जितनी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप लेना, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है मैं ले लूँगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम एक यूटोपियन सिस्टम है, मतलब ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी मिलके अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करें और जितना उनको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना ले लें, ठीक है। तो ये एक पर्सन की फिलॉसफी थी, उस पर्सन का नाम था कार्ल मार्क्स। इसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स, इस पर्सन ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था दास कैपिटल। इसकी बुक का नाम था दास, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कैपिटल, कैपिटल विद के, इसकी बुक है दास कैपिटल। ठीक है, इसकी बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल। इस बुक में इसने ऐसा कुछ लिखा कि ऐसा कुछ होना चाहिए सोसाइटी में कि जो भी कुछ है सब उसके ओनर हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही ना, जिसकी जो स्किल है उस स्किल के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ले ले, ठीक है। इसकी इस बुक को एक पर्सन था चाइना में, उसने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिया। एक करीब 21-22 साल का एक नौजवान युवक था, उसने इस बुक को पढ़ा और वो इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उस टाइम पे मोनार्की रूल होता था, ये हम पहले की बात कर रहे हैं, या तो किंग का रूल होता था या क्वीन का रूल होता था। तो उस पर्सन का नाम था माओ सेतुंग। इस पर्सन ने इस बुक को पढ़ा और उसे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया कि ठीक है, ये क्या किंग, राजा है, रानी है, उनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो सब चीज़ सबकी होनी चाहिए, ठीक है। और इसने इस बुक को पढ़ा, दास कैपिटल को, और इस आइडिया से बड़ा प्रभावित हुआ वो। तो उसने क्या किया, उसने चाइना में पूरा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, इसको लेके लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। एक पर्सन है यूरोप के फिलोसोफर, ठीक है, जर्मनी से था कार्ल मार्क्स, ठीक है, कि उसने ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हम सब मिलके रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, जनता को अपने साथ लिया और जो किंग और क्वीन थे या जो रॉयल फैमिली थे उसको मार दिया और चाइना में कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कर दिया। क्या एस्टैब्लिश कर दिया? कम्युनिज्म चाइना में। तो जिस पर्सन ने चाइना में कम्युनिज्म एस्टैब्लिश किया था वो माओ सेतुंग था। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ठीक है, फिर जब ये चीज हो गई
किंग और क्वीन की डेथ हो गई और अब बात ये आई कि उस फिलोसफी को इम्प्लीमेंट किया जाए अब, कि अब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी सबकी है, ठीक है, सब मिलके ग्रो करेंगे, जिसको जितना आता है उतना कंट्रीब्यूट करो और जिसको जितना चाहिए उतना ले लो उसमें से। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों की स्किल बहुत ज़्यादा थी तो वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे, कुछ के पास स्किल ही नहीं थी तो वो काम ही नहीं करते थे, ठीक है। तो ये सिस्टम रियलिटी में ग्राउंड पे नहीं चल सकता था, तो उसने उसका सॉल्यूशन निकाला पार्टी की फॉर्म में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कि हम एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये तो जो फिलोसफी पढ़ के रिवॉल्यूशन तो ले आए, रॉयल फैमिली को तो मार दिया, लेकिन ये चीज़ ग्राउंड पे फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी ने बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, अब ये इंडिया से भी रिलेटेड है। इंडिया से कैसे रिलेटेड है? आप लोगों ने माओवादी सुने हैं? माओवादी वर्ड सुना है? माओविस्ट। इंडिया में एक प्रॉब्लम है माओविस्ट, एक प्रॉब्लम है नक्सलिज्म, सुना है? इंडिया में एक प्रॉब्लम है नक्सलिज्म और माओइज्म, माओवाद एक प्रॉब्लम है। बहुत बार न्यूज़पेपर क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो तो आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने इतने सैनिकों को मार दिया या बम ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। तो वो जो माओवादी हैं, माओविस्ट जो हैं इंडिया में, इंडिया का एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या आप लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सुना हो, CPI, इंडिया में एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, वो इस माओ की फिलोसफी को फॉलो करती है। वो कहती है कि इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो है वो सबका हो, सब अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करेंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले लेंगे। उसी सोच को कंटिन्यू करने के लिए पार्टी बनाई गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर वो चीज़ फिजिबल है नहीं तो इन लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। तो हम जब बाद में पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया तो हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये यहाँ से आई है, ठीक है। और वहीं पे हम एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे नक्सलाइट और माओइस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब ये वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, ना ये इंडियन गवर्नमेंट को मानते हैं, ना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ये मानते हैं माओ को, इसलिए ये अपने आप को माओवादी बोलते हैं, माओइस्ट बोलते हैं, कि जैसा चाइना में हुआ हमें वैसा ही इंडिया में करना है। तो ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनको नक्सलाइट भी बोलते हैं, नक्सलवादी, ठीक है। कई बार मूवीज भी बनी है इन पे, वेब सीरीज भी बनी है, नक्सल प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। वो नक्सल प्रॉब्लम जो है वो यही है कि वो लोग माओइस्ट हैं, माओ की फिलोसफी को मानते हैं और इंडिया में सोशलिज्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं कम्युनिज्म में। वो पुराने स्टाइल से, हाँ, वो उसमें रहते हैं, मतलब जो जंगल है उनके अंदर रहते हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, मॉडर्नाइजेशन के लिए मना करते हैं, ठीक है। तो वो यहीं से आए, ठीक है। सो ये एक पर्सन ने एक बुक लिखी थी, एक फिलोसफी थी उसकी थिंकिंग थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और उसके बेस पे वर्ल्ड में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया। ऐसा ही रिवॉल्यूशन चाइना में हुआ, ऐसा ही रिवॉल्यूशन रसिया में हुआ। रसिया भी अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बोलता है कि हम भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं। चाइना भी अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बोलता है। तो वो कम्युनिस्ट कंट्री क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कम्युनिज्म की फिलोसफी में बिलीव रखते हैं, और कम्युनिज्म की फिलोसफी बोलती है देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन सोशलिज्म बोलता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ रह सकते हैं, और कैपिटलिज्म बोलता है कि सिर्फ प्राइवेट होगा, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, कम्युनिज्म सेज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी या नो प्राइवेट ओनरशिप, कैपिटलिस्ट से टोटल प्राइवेट ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई पब्लिक बैंक नहीं होगा, कोई पब्लिक स्कूल नहीं होगा, सब प्राइवेट होगा।
लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप। सोशलिज्म कहता है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पब्लिक भी होगा प्राइवेट भी होगा। तो हमारे इंडिया में सोशलिज्म है। मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ाद हुआ, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो यूएसए की तरह कैपिटलिस्ट कंट्री बन सकता था, या वो चाइना और रशिया की तरह कम्युनिस्ट कंट्री बन सकता था। लेकिन हमने बीच का रास्ता चुना कि हम दोनों को लेके चलेंगे, थोड़ा सा कैपिटलिज्म भी लेंगे और थोड़ा सा कम्युनिज्म भी लेंगे। तो सोशलिज्म इज द मिक्सचर ऑफ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी कम्युनिज्म में। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वही जो मैंने बताया कि जब बाद में चीजें कंट्रोल नहीं होती, उसने कहा कि हम एक पार्टी बनाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो कंट्रोल करेगी चीजों को, वो बताएगी कि कौन क्या काम करेगा और कितना काम करेगा। सर कम्युनिज्म यूनाइटेड किंगडम में भी है? नहीं, कैपिटलिस्ट हैं वो सारे, या फिर सोशलिस्ट हैं। कई ऐसे भी हैं जो, देखो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है कि देखो सोशलिज्म मिडवे है, ये कम्युनिज्म है, ये कैपिटलिज्म है, और ये कम्युनिज्म है। अगर प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है, मतलब 100% प्राइवेट ओनरशिप है, तो हम कैपिटलिज्म की तरफ आ जाएंगे। अगर 80% प्राइवेट ओनरशिप है तो हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के यहाँ से रहेंगे बीच में, कि हम कैपिटलिस्ट ज़्यादा हैं, सोशलिस्ट कम है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे हम। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो है कैपिटलिस्ट ज़्यादा है, सोशलिस्ट कम है। ठीक है। अगर वो ओनरशिप 50% से भी कम हो जाएगी, कि पब्लिक ओनरशिप ज़्यादा है, प्राइवेट कम है, तो हम कम्युनिज्म की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ये 3 टाइमलाइन है एक तरह से, आप ऐसे जिनको वो कर सकते हो। कैपिटलिज्म इधर आएगा बिल्कुल, कम्युनिज्म उधर जाएगा, सोशलिज्म बीच में। तो हमने सोशलिज्म को अपनाया। तो लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप होगी, इंडिया में वही है। आप देखते हो प्राइवेट चीज़ें भी हैं और पब्लिक चीज़ें भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे मार्केट फोर्स होगा। कैपिटलिज्म में मार्केट फोर्स का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, जो मैंने समझाया था, वो डिसाइड करेंगे कि रेट क्या होगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत प्राइवेट का भी योगदान रहता है। गवर्नमेंट प्राइवेट्स की बात को मान लेता है, या कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि प्राइवेट अपने आप उस चीज़ का प्राइस को तय कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो, आज कल को उसको सेल करने जाते हो, तो उसका प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो खुद। हाँ, लेकिन आपने उसको ओवर प्राइस कर दिया ना, और किसी ने कंप्लेन कर दी, फिर गवर्नमेंट रेगुलेट कर लेगी आपको। ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी दोनों एग्जिस्ट करती हैं। नो क्लास डिस्टिंक्शन। कम्युनिज्म का बोलना था कोई क्लास ही नहीं होगी। मतलब क्लास का मतलब है कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, क्लास रिच पुअर क्लास, कोई क्लास नहीं, क्योंकि किसी की ओनरशिप है ही नहीं, सब एक जैसे हैं। क्लास डिस्टिंक्शन होगा कैपिटलिज्म में, तो रिच पर्सन होंगे, पुअर होंगे। ठीक है। लिमिटेड क्लास डिस्टिंक्शन होगा, मतलब यहाँ भी होगा, इंडिया में भी जैसे रिच क्लास है, पुअर है, लेकिन उतने रिच और उतने पुअर नहीं है जितने आपको कैपिटलिज्म में मिल जाएंगे। प्रॉफिट फॉर बेसिक नीड, मैंने बताया था कि बेसिक नीड चाहिए, जितना प्रोडक्शन होगा वो बेसिक नीड के हिसाब से होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए होगा, कहाँ पे? कैपिटलिज्म में। और यहाँ पे प्रोडक्शन सोसाइटल नीड के अकॉर्डिंग होगा, कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। ठीक है। फादर ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म सेम है, कार्ल मार्क्स, एंड फादर ऑफ कैपिटलिज्म है एडम स्मिथ। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ये दोनों फिलोसफी मानी जाती हैं कि कार्ल मार्क्स ने ही दी थी, और जो कैपिटलिज्म की फिलोसफी है वो एडम स्मिथ की थी। तो फादर ऑफ कैपिटलिज्म पूछ लिया जाए तो एडम स्मिथ, फादर ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म पूछ लिया जाए तो वो कार्ल मार्क्स। कैसे था उसकी कुछ और भी स्टोरी है, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आप लिख लेना। ठीक है। ये चीज़ें आप लिख लो कि कैपिटलिज्म में क्या, कम्युनिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में क्या होता है।